वेलकम टू शॉर्टकट गाइस। मैं हूं शाइन सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने किस प्रकार से भारत के अंदर एक ट्रेडर बनकर आने का एक नाटक किया और उसके बाद किस प्रकार से वो पूरे देश पे कब्जा करके इसके मालिक बनकर बैठ गए। इनके बारे में हम भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने हम पे 200 साल तक राज किया है और कितने ही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर बड़ी मशक्क़त के बाद इस देश को, इस भारत भूमि को आज़ादी दिलाई है। अब भारत के अंदर अंग्रेज़ों के आने का कारण क्या था? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत में अंग्रेज़ आए क्यों। चलिए, वो ट्रेड करने आए थे, लेकिन वो ट्रेड करने 1600 के बाद यानी कि आफ्टर 1600 ही क्यों आए, उससे पहले क्यों नहीं आए? तो इसका मतलब उससे पहले जो चीज़ें हम यहाँ से वहाँ भेजते थे वो आसानी से मिल जाती थी उनको। जी, ऐसा ही था। अब भारत की जो कुछ चीज़ें थी जिनके अंदर हम बात करते हैं, स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लॉथ और इंडिगो, ये कुछ चीज़ें थी जिनकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी। और उस समय भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रेड किया जाता था, जो व्यापार किया जाता था, वो होता था लैंड रूट और सी रूट के द्वारा, यानी कि समुद्र के थ्रू भी होता था और लैंड रूट भी उस समय अवेलेबल थे। और इसका जो सेंटर था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, जो कि तुर्की की राजधानी भी है। और यहाँ से हम लोग यूरोप में सामान पहुँचाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से हमारा सामान वहाँ पहुँचना बंद हो गया और अंग्रेज़ों को यहाँ आना पड़ा। तो इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है वो ये है कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो था उसके ऊपर 1453 के अंदर टर्किश मुस्लिम्स ने कब्जा कर लिया। किन्होंने कब्जा कर लिया वहाँ पर? टर्किश मुस्लिम्स ने। और द सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल, दैट इज इस्तांबुल, वॉज क्लोज फॉर द यूरोपियंस। तो जो ये रास्ता था यहाँ से जो सी रूट जाता था, वो सी रूट उन टर्किश मुस्लिम्स ने उसको क्लोज कर दिया फॉर द यूरोपियंस। उन यूरोपियंस के लिए वो क्लोज कर दिया। सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, द यूरोपियंस फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट। अब जब वो रास्ता बंद हो गया, यानी कि वहाँ से सामान आना जाना बंद हो गया, तो अब अंग्रेज़ों को एक बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरत लगी, एक न्यू सी रूट डिस्कवर करने की उनको बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत पड़ने लगी। तो इसी कारण से एक नया सी रूट डिस्कवर हुआ जो कि भारत की तरफ भारत को यूरोप के साथ जोड़ता था। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। अब भारत की जो सी रूट की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई। अब जो पोर्टुगीज किंग थे, जो पुर्तगाल के राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल हेल्प भी दी। किनको? कुछ जो हमारे नाविक रहते हैं, जो सेलर्स रहते हैं, उनको उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया, इंस्पायर किया कि तुम लोग जाके कोई ऐसा रास्ता ढूंढो ताकि हम भारत पहुंच सके। और इसी दौरान कुछ ब्रेव पीपल, बहुत जो हिम्मत वाले जो लोग थे, उन्होंने एक साहस किया भारत की तरफ का एक रास्ता ढूंढने के लिए कि भारत को जोड़ने वाला एक सी रूट ढूंढा जाए। बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की। इसमें एक नाम लिया जाता है जो वो है बार्थोलोमेव डियाज का। ये वो व्यक्ति हैं जो खोजने निकले थे भारत के लिए रास्ता, लेकिन इन्होंने डिस्कवर किया था केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका में है। आप नक्शे में देख सकते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। तो केप ऑफ गुड होप को खोजने का जो श्रेय है वो पूरा जाता है बार्थोलोमेव डियाज को। विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन। अब स्पेन के राजा ने इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया, यानी कि उनको फाइनेंशियल हेल्प दी। किसको फाइनेंशियल हेल्प दी? क्रिस्टोफर कोलंबस को। आपने ये नाम सुना ही होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस को उन्होंने हेल्प की और उन्होंने एक नया सी रूट ढूंढने की कोशिश की, जिसमें वो 1492 के अंदर एक आइलैंड पे पहुंचे। वो जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो भारत की तरफ का सी रूट खोजते खोजते एक आइलैंड पे पहुंचे, जिसको आज हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। वेस्ट इंडीज़, आप इससे भी भली भांति वाकिफ़ होंगे अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो खासकर। तो वेस्ट इंडीज़ जो थी वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था उसको, और एक आइलैंड था वो जो कि अटलांटिक ओशन में स्थित है। ये कहाँ है? अटलांटिक ओशन के अंदर।
Columbus, who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. अब कोलंबस जो कि अपने जीवन भर ये मानते रहे कि उन्होंने एक नए सी रूट की खोज की है भारत के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो भारत नहीं था, वो एक नया लैंड था. Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. और ये जो नया लैंड था, जो नया लैंड जो खोजा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, एक्चुअल में वो भारत नहीं था. अमेरिको वेस्पुकी, जो कि उनके बाद एक नाविक आए जिन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो जो जगह खोजी गई है कोलंबस के द्वारा, दैट इज नॉट इंडिया, दैट इज अ न्यू लैंड, जिसको नाम दिया गया वेस्पुकी के नाम पे ही अमेरिका, जिसको आज हम यूएसए के नाम से भी जानते हैं. अमेरिका नाम दिया गया था अमेरिगो वेस्पुकी के नाम से ही. ये देखिए आप नीचे मैप में देख सकते हैं किस प्रकार से आप यहाँ से सी रूट देख सकते हैं. ये रहा तुर्की हमारा, और यहाँ से किसी तरीके से वो यूरोप में एंटर करते थे. देखिए भारत से किस प्रकार से रास्ता पूरा यहाँ से जाता था. वेरी इजी टू सी है. देखिए यहाँ से निकलते थे और इस प्रकार से वो थोड़ा लैंड रूट भी था बीच में, फिर वो आगे पहुँच जाता. लेकिन इसको टर्किश मुस्लिम्स ने बंद कर दिया. अब हम देखते हैं इसमें केप ऑफ गुड होप की हमने बात की, तो ये रहा केप ऑफ गुड होप. ये भी खोजा गया था बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा. अब चलते हैं हम आगे. द पोर्टुगीज सेलर वास्को ड गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया इन 1498. वास्को ड गामा जो थे वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को यूरोप से जोड़ने के लिए जो सी रूट था वो खोजा. ये कब खोजा गया था? 1498 के अंदर, जब वो कैलिकट पहुंचे. जो वास्को ड गामा थे, जब वो पहली बार कैलिकट पहुंचे, विद द हेल्प ऑफ इंडियन सेलर ही वाज वेलकम्ड बाय द देन किंग जैमोरिन. उस समय भारत के ऊपर कौन रूल कर रहा था? उस समय के जो राजा थे जैमोरिन, उन्होंने उनका स्वागत किया और उनको भारत के अंदर बिजनेस करने की परमिशन दे दी. देखिए यहाँ पर परमिशन दी गई थी जैमोरिन के द्वारा, ताकि वो भारत के अंदर अपना बिजनेस कर सकें. Thus, this is considered as an important event in the world as this opened the doors for other Europeans to come to India. तो इस इंसिडेंट को जो जैमोरिन ने जो वास्को ड गामा को जो परमिशन दी यहाँ पर ट्रेड करने की, इसको एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसी के कारण जो अंग्रेज थे, यूरोपियंस थे, उनके लिए भारत में आकर ट्रेड करने के दरवाजे खुल गए. तो हम चलते हैं अगले पेज पे. अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया. अब ब्रिटिशर्स और बाकी जो लोग थे, यूरोपियंस थे, जिसमें पोर्टुगीज भी आते हैं, डच भी आते हैं, वो लोग भारत आए और किस प्रकार से आए इसके बारे में हम यहाँ देखने जा रहे हैं. अब सबसे पहले भारत में आने वाला कौन था? द फर्स्ट पीपल टू अराइव इन इंडिया. सबसे पहले भारत में जो आए थे, दे वर द पोर्टुगीज पीपल. आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है. द ब्रिटिशर्स वर नॉट द फर्स्ट पीपल. ये सबसे पहले आने वाले जो लोग थे वो थे पोर्टुगीज. ये भारत में सबसे पहले आए थे. विद द स्पैन ऑफ 100 years द पोर्टुगीज टू कंट्रोल ओवर सेवरल टेरिटरी. लगभग 100 साल तक राज करने के बाद पोर्टुगीज जो थे उन्होंने भारत की कुछ जगहों पे कब्जा कर लिया, जिनमें दीव, दमन, गोवा, कोची और मलाका जैसी कुछ जगह आती हैं. इन जगहों पे पोर्टुगीज ने अपना कब्जा कर लिया. इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज सक्सेस इन ट्रेड. अब पोर्टुगीज लोगों को जो व्यापार में सक्सेस मिलते हुए देखकर बहुत सारे और परिंदे भी इधर ललचाकर आने लगे, जिनमें एक थे डच लोग. डच हम उनको बोलते हैं जो लोग हॉलैंड के निवासी हैं. तो हॉलैंड के निवासी जो थे वो लोग यहाँ पर आए. एंड द डानिश पीपल. डानिश लोग आए. डानिश कौन थे? द पीपल फ्रॉम डेनमार्क. डेनमार्क के लोग भी भारत में आए ट्रेड करने. द इंग्लिश ट्रेडर्स एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद इंडिया. अब जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने क्या बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी. जो आप पुराने सीरियल्स अगर देखते हो रिलेटेड टू आवर फ्रीडम फाइट, जैसे कि झांसी की रानी वगैरह आता था, उसमें मेंशन किया जाता है काफ़ी बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा और भारत में उसके द्वारा ट्रेड किया गया. तो 1600 की बात करते हैं हम. जब क्वीन एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने परमिशन दी. किसको परमिशन दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि आप भारत में जाओ और उसके साथ ट्रेड करो. तो इस प्रकार पहली शिप, द फर्स्ट शिप दैट अराइव्ड इन इंडिया वाज लेड बाय कैप्टन
विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस जो थे उनके द्वारा लेड की गई, यानी कि उनकी कमांडरशिप में एक जो शिप थी, पहली शिप जो थी अंग्रेज़ों की, वो भारत में आई सूरत में। कब आई थी ये? 1600 में उनको परमिशन मिली और उसके बाद ये पहली शिप सूरत में अराइव हुई। बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम पोर्टुगीज दे वर नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेड सेंटर्स देयर। अब यहाँ पर भारत में पहले से ही कौन यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करके बैठा हुआ था? वो थे पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज लोगों ने अपना डोमिनेशन और अपना अपोजिशन यानी विरोध किया अंग्रेजों का, और इस प्रकार से उनको ट्रेड यहाँ पर नहीं करने दिया। लेकिन अंग्रेज भी बहुत ही ज़्यादा बेशर्म थे, वो लोग भी, उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और अंत में दे गॉट परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर। उन्होंने मुगल एम्परर जो थे, कौन थे उस समय के मुगल एम्परर? जहांगीर। उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली और भारत में ट्रेड करना शुरू किया। तो ब्रिटिशर्स दे वर सो स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड कि हमें ट्रेड करना है। अपोजिशन यानी कि उनको अपोज किया गया पोर्चुगीज के द्वारा, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली और यहाँ पर अपना पहला ट्रेड सेंटर लगाया। फर्स्ट ट्रेड सेंटर कहाँ लगाया उन्होंने? सूरत के अंदर। कब लगाया? 1613 में, 1613 में। Initially, the company established its trade centers in सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। फिर धीरे धीरे उन्होंने सूरत के बाद भरूच और अहमदाबाद में भी अपने जो ट्रेड सेंटर्स थे वो एस्टेब्लिश किए। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठाज इन दिस रीजन, अब इस रीजन के अंदर यानी कि जो हमने नाम लिया सूरत, भरूच और अहमदाबाद, यहाँ पर मराठाज का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था इस रीजन पे। The company sensed danger to its existence and hence moved towards the south। अब कंपनी को लगा कि यहाँ पर रहते हुए हमें मराठाओं से लड़ना पड़ेगा और ये हमें मार मार कर यहाँ से भगा देंगे, इसलिए कंपनी जो थी वो साउथ की तरफ चली गई और धीरे धीरे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चली गई, साउथ ईस्ट की तरफ वो चले गए। वेयर दे सेट अप देयर सेंटर्स, वहाँ पर उन्होंने अपने सेंटर्स कहाँ कहाँ लगाए? मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज, पोर्ट विलियम्स और मुंबई जो था उनका हेडक्वार्टर बना। उनका हेडक्वार्टर कौन सा था ट्रेड के लिए? वो था मुंबई, जो कि 1687 में वहाँ पर उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किया। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668। इसके बाद, अब ये थे बात की हमने अंग्रेज़ों की यानी कि ब्रिटिशर्स की, अब हम बात करते हैं फ्रेंच लोगों की। फ्रांस के लोग, जो फ्रेंच लोग थे, उन्होंने भी एक कंपनी बनाई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए अंग्रेज़ों ने जो बनाई थी वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रेंच लोगों ने बनाई थी दैट वाज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1668 में भारत में आई। इवेंचुअली सेट अप द ट्रेड सेंटर्स इन, इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स इन जगहों पे बनाया, माहे, कारेकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम, इन जगहों पर इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स बनाए। In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories। अब हम जानते हैं कि 18th century में जो फ्रेंच और ब्रिटिश लोग थे यानी कि अंग्रेज, इंग्लिश लोग और ब्रिटिश फ्रेंच लोग थे, ये बिजी थे। क्या करने में बिजी थे? पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करने के लिए, यानी कि ये अलग अलग जगहों पे अपना राज करने के लिए लड़ रहे थे। गरीब देशों को, छोटे देशों को ये अपने अधीन करते जा रहे थे। बिटवीन 1746 टू 1763, अगर हम इन 1746 से 1763 के बीच की बात करें, देयर वर 3 कर्नाटका वॉर्स बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 3 युद्ध हुए थे, किस किस के बीच में? इन 3 युद्धों को हम कहते हैं 3 कर्नाटका वॉर्स। ये युद्ध हुए थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि फ्रेंच लोगों के बीच में और ब्रिटिश लोगों के बीच में भारत में, इन विच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट। अब यहाँ पर कौन हार गया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी। दस मेकिंग ईजी द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे ब्रिटिश कंपनी का जो एक्सपेंशन था यानी कि उनका जो रूल और ज़्यादा बढ़ाने में उनको काफ़ी आसानी मिली। दस एट द एंड ऑफ दिस बैटल फॉर पावर द पोर्टुगीज वर लेफ्ट। अब जब इस युद्ध का, इन जो लड़ाइयों का अंत हुआ, तो उसके बाद जो पोर्टुगीज लोग थे उनका जो रूल था वो काफ़ी सीमित रह गया। कहाँ कहाँ उनका रूल रह गया? दमन, दीव, गोवा, इन जगहों पर रह गया। जबकि फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच लोग थे वो चंद्रनगर, माहे, कराईकल और
पौंडीचेरी जैसी जगहों पे सिमट कर रह गए। और जो डच थे उनको तो हमेशा के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से जाना पड़ा। किनको? डच लोगों को। तो ये हमने जो अभी तक पढ़ा ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस प्रकार से भारत में एक रूल एस्टेब्लिश हुआ। अब इसके लिए हमने क्या देखा पीछे, थोड़ा सा अगर रिकॉल करें कि भारत की चीज़ों की जो डिमांड विदेशों में ज़्यादा थी, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, तो जब वहाँ पर हमारी चीज़ें पहुँचती थी, वो जो रास्ता था जिसके द्वारा वहाँ जाती थी, जब उसको ब्लॉक कर दिया गया टर्किश मुस्लिम्स के द्वारा, जिसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते थे और आज हम इसको इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, जब यहाँ पे टर्किश मुस्लिम्स का कब्जा हो गया तो उसके बाद हमारा आना जाना वहाँ से यानी कि ट्रेड वहाँ से बंद हो गया, जिस कारण से फिर एक कोशिश की जाने लगी कि भारत को सी रूट से जोड़ा जाए। तो काफ़ी लोगों ने कोशिश की, लेकिन वास्को ड गामा जो थे वो कामयाब रहे भारत के लिए सी रूट खोजने में। उन्होंने भारत को सी रूट के द्वारा जोड़ा यूरोप के साथ। और जब वो भारत आए तो ये उस समय के हमारे जो किंग थे, किंग ज़ैमोरिन, उन्होंने उनको इजाज़त दी, परमिशन दी भारत के अंदर ट्रेड करने की। और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि सबसे पहले पोर्टुगीज़ भारत में आए, उसके बाद डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, इवन डानिश लोग भी भारत में आए। लेकिन धीरे धीरे जो पकड़ थी वो सारी पकड़ किसके हाथ में चली गई? वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो थे। उस समय का जो दौर ऐसा दौर था कि जो देश थे, आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बारे में, कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय कैसे देशों के ऊपर कब्जा किया जा रहा था। हमारे देश पे भी किया गया, हमारे आजू बाजू के पड़ोसी देशों पे भी किया गया, इवन अफ्रीकन नेशंस के ऊपर भी किया गया इन यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कब्जा। तो उस समय ये दौर था कि दूसरे देशों को गुलाम बनाया जाए। तो उसी दौरान फ्रेंच और ब्रिटिश जो सेनाएं थी वो आमने सामने हुई और लगभग 3 युद्ध हुए कर्नाटका में। उन तीनों युद्ध में जो ब्रिटिशर्स थे वो विजयी रहे और जो फ्रेंच थे उनको हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से जो फ्रेंच थे उनका भी जो प्रभुत्व था, जो उनकी सुप्रीमेसी वो काफ़ी कम जगहों पर रह गई। पोर्टुगीज़ लोगों को भी सिमट कर रहना पड़ा और इसके अलावा जो डानिश डच लोग थे उनको तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से जाना पड़ा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हम अगले वीडियो को जब मैं अगला वीडियो आपको भेजूंगा तो उसमें आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।